जैसे मोहम्मद अमीन भट्ट की बात करें हम, जो फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, उनका कहना है कि मीर साहब की अध्यक्षता में कांग्रेस ज़ीरो है जम्मू कश्मीर में। इस बयान को कैसे देखते हैं? फिलहाल उनके उस बयान को मैं कोई कमिट नहीं करना चाहता हूँ। पहले अभी एक्सरसाइजेज आगे चल रही है, अभी मेंबरशिप हमारी आगे चल रही है। फिलहाल मैं उसको देख रहा हूँ ना, कौन कितना ज़मीन पर है। वो आने वाले 1 महीने के बाद रिज़ल्ट सबके सामने होगा, तो जिसके पास रिज़ल्ट होगा उसकी बात का वज़न भी होगा। जिसके पास नीचे ग्राउंड रियलिटी का ग्राउंड सपोर्ट का सपोर्ट ही नहीं होगा, तो उसकी बातों को मैं खामखा जवाब क्यों दूँ। अमित शाह में दम होता, इन वेग स्टेटमेंट्स को जम्मू कश्मीर अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उसमें दम है, इतना कह दे कि 15 मार्च तक डिलिमिटेशन क्लियर होगा, 15 मई तक जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, डेडलाइन दे। होम मिनिस्टर, बहुत मोटा होम मिनिस्टर अपने आप को कहता है। अब लोग शेड्यूल मांग रहे हैं, उसके वेग स्टेटमेंट नहीं कि अनकरीब डिलिमिटेशन होगा, अनकरीब चुनाव होगा, अनकरीब स्टेट होगा। इसका अब कोई खरीदार नहीं। कुछ नाम लिए, उन नामों में भाजपा के जो नाम लिए आपने, कविंदर गुप्ता जी पे का भी नाम आता रहता है। तो उन्होंने कहा, अपना बयान उन्होंने दिया कि अगर मेरा नाम वहाँ पे निकलता है, मेरे नाम पे ज़मीन निकलती है, उसको गौशाला को दे दिया जाए। तो अगर उनके नाम पे वो ज़मीन निकलती है, गौशाला में दे दें, तो वो ठीक हो जाएगा सारा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप ले रहे हो नाम। जो 127 परिवार जिन्होंने 10-10 लाख रुपया आज से 7 साल पहले जो है अपना लगाया था कि हम यहाँ पे मकान बनाएंगे, उनके खिलाफ नहीं है, वो तो अपनी जगह दुरुस्त है। वही मैंने कहा, उनको ये जेडीए को देखना चाहिए। हमने तो जेडीए एक एजेंसी पर, एक सरकारी डिपार्टमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी उन्होंने जब मैपिंग अपनी ले ली, सही गलत, वो मैंने उसके एक आदमी का इंटरव्यू भी सुना। उसको तो जो मैपिंग दी गई, उसने मैपिंग के हिसाब पैसे भर लिए। फिर जब उसने पोजीशन के लिए गया, पोजीशन तो जेडीए आज तक नहीं दिला पाए। क्यों नहीं दिला पाए? परिवार के डॉक्यूमेंट कहते हैं कि वो आज से 60 साल 70 साल से वहाँ पर है। उसकी गिरदावरी भी कहती है। उसकी रोशनी एक्ट के तहत में जब उनने अप्लाई किया है, उनके पैसे डिपॉजिट है गवर्नमेंट के पास। जितने भी कानून आए उन्होंने उसको फॉलो किया। दैट मीन्स वो एग्जिस्ट करते थे वहाँ पर। जी। जेडीए बाद में आया, जेडीए ने बाद में ज़मीन वहाँ एक्वायर की। एक्विजिशन के टाइम पर उनको ये चीज़ देखना चाहिए था, जो बिल्कुल हासिल फ्री है उसको अलग कर ले, जिसमें थोड़ा किसी का क्लेम है जो होता है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देख लेते। अब चूंकि ये मामला आगे बढ़ चुका है, उन्होंने डिमोलिशन करना था। हमारी बात इतनी है कि जो बड़े लोग हैं, जो भाजपा के अपने लोग हैं, जिनके पास कई एकड़्स का कब्जा है, बंगले बने हुए हैं, हाई कोर्ट में। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टेट अध्यक्ष जी ए मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया। मीर साहब, अलग अलग विभिन्न पार्टीज़ के लोग अपनी पार्टी छोड़ के जो है कांग्रेस पार्टी का जो है दामन थाम रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखो, ये तो एक खुशाइन कदम है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जिगजैग पॉलिसीज़ नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने जो आज़ादी हासिल करने के लिए कुर्बानी दी, लाखों देशवासियों ने कुर्बानी दी, और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसमें क़यादत में देश को आज़ाद किया। और उसके बाद आज़ादी के बाद से आज तक 70 साल लगातार मेहनत मशक्क़त करके देश को बुलंदियों पर ले जाने का काम किया, और सबको साथ लेकर। जो भी इस देश में पैदा हुए, जो इस देश के रहने वाले हैं, चाहे कोई भी बोली बोलते हो, चाहे कोई भी पोशाक पहनते हो, चाहे कोई भी खान पान करते हो, कांग्रेस ने सबको अपनी अहमियत देते हुए आगे बढ़ाया। और बीच में एक हवा गोडसे वाली लोगों ने चलाई, तो थोड़ी देर वो गोडसे की हवा भी चल गई। मगर अब 7-8 साल के बाद में फिर वापस लोगों को समझ आने लगी कि महात्मा गांधी का रास्ता क्या था, महात्मा गांधी की पार्टी कौन है और गोडसे की पार्टी कौन है। और वो चीज़ समझ आते आते जो लोग पहले इस समंदर से निकले थे, वो कहीं ना कहीं फिर वापस उनका दिल अपना जाग उठा कि नहीं, हमें वापस उसी रास्ते पर जाना चाहिए और देश को मजबूत करना चाहिए, देश के गरीबों को मदद करना चाहिए। उसी का ये सिलसिला आप देख रहे हैं, जो लगातार
अभी तो कोविड की वजह से हमने बड़ा एहतियात बरता, वरना आज आप देखते 400-500 लोग, अभी भी कुछ टीम है जो ऑन वे है जिनका हम वेट करेंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे बड़े, अमीर गरीब सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आगे भी हमारा एम वही है, और वही चीज़ रिक्वायरमेंट है जम्मू कश्मीर जैसे इस तकलीफ़ ज़दा खत्ते को इस तकलीफ़ से निकालने के लिए। यही एक रास्ता है कि हम सब लोग मिल कर के जम्मू कश्मीर को मजबूत करें कांग्रेस के रास्ते से। मीर साहब, एक तरफ दूसरी पार्टीज़ को छोड़ के लोग आपके पास आ रहे हैं, आपकी पार्टी को ज्वाइन करें, दूसरी तरफ अपने ही पार्टी के लोग जो हैं बगावत पे उतर आए हुए हैं। जैसे मोहम्मद अमीन भट्ट की बात करें हम, जो फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, उनका कहना है कि मीर साहब की अध्यक्षता में कांग्रेस ज़ीरो है जम्मू कश्मीर में। इस बयान को कैसे देखते हैं? फ़िलहाल उनके उस बयान को मैं कोई कमिट नहीं करना चाहता हूँ। पहले अभी एक्सरसाइजेज आगे चल रही है, अभी मेंबरशिप हमारी आगे चल रही है। फ़िलहाल मैं उसको देख रहा हूँ ना, कौन कितना ज़मीन पर है। वो आने वाले 1 महीने के बाद रिज़ल्ट सबके सामने होगा, तो जिसके पास रिज़ल्ट होगा उसकी बात का वज़न भी होगा। जिसके पास नीचे ग्राउंड रियलिटी का ग्राउंड सपोर्ट का सपोर्ट ही नहीं होगा, तो उसकी बातों को मैं खामखा जवाब क्यों दूँ। जी, तो बहुत एक अहम जिम्मेवारी जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के ज़रिए जो आपको दी गई है, तो कैसे इन लोगों को आप फिर से इस अपने साथ जोड़ेंगे या जोड़े रखने की कोशिश करेंगे? ये कोई अपने साथ जोड़ने की बात नहीं, ये कोई हमारा ज़ाती मामला थोड़ी होता है। जी, पार्टी है, पार्टी का मंशूर है, पार्टी की आइडियालॉजी है। जो इन चीज़ों को पसंद करता है वो कोई ना कोई रास्ता निकालता ही है आगे बढ़ने का। हाँ, जिसको आइडियालॉजी ही नहीं समझ होगी, जिसको प्रोग्राम ही नहीं समझ होगा, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद देख कर के उसके अड़चने तो खुद ब खुद दिखाई देंगे। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस एक विशाल पार्टी है, जैसे मैंने कहा इसका एक 137 साल पुराना हिस्ट्री है, और जो उन सारी चीज़ों को देख कर के चलाते हैं अपने आप को, वो आगे बढ़ते हैं। जो इसमें व्यक्तिवाद में पड़े रहते हैं तो उनका दायरा छोटा होता है। मेरे साहब, रूपनगर इशू भी काफ़ी गर्माता जा रहा है और उसको जो है एक धार्मिक रंग देने की जो है वो कोशिश की जा रही है उस प्रोटेस्ट को। हालांकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे गई, हर कम्युनिटी का व्यक्ति वहाँ पे गया और उस प्रोटेस्ट को समर्थन किया, वहीं अब उसको एक धार्मिक जो है रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या है इस पे स्टैंड? हमने क्लियर कट कहा, 2 ही बातें हैं। परिवार के डॉक्यूमेंट कहते हैं कि वो आज से 60 साल 70 साल से वहाँ पर है, उसकी गिरदावरी भी कहती है। उसकी रोशनी एक्ट के तहत में जब उनने अप्लाई किया है, उनके पैसे डिपॉजिट है गवर्नमेंट के पास। जितने भी कानून आए उन्होंने उसको फॉलो किया। दैट मीन्स वो एग्जिस्ट करते थे वहाँ पर। जी, जेडीए बाद में आया, जेडीए ने बाद में ज़मीन वहाँ एक्वायर की। एक्विजिशन के टाइम पर उनको ये चीज़ देखना चाहिए था, जो बिल्कुल हासिल फ्री है उसको अलग कर ले, जिसमें थोड़ा किसी का क्लेम है जो होता है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देख लेते। अब चूंकि ये मामला आगे बढ़ चुका है, उन्होंने डिमोलिशन करना था। हमारी बात इतनी है कि जो बड़े लोग हैं, जो भाजपा के अपने लोग हैं, जिनके पास कई एकड़्स का कब्जा है, बंगले बने हुए हैं, हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन है, आर्मी से ऑब्जेक्शन है, उसको तो वो छू भी नहीं पाए। तो एक गरीब के खोखे को गिराना ये कोई बहुत बड़ा सरकार का कारनामा नहीं होता है। अगर 2, 4, 10 बड़े लोगों को पहले गिरा दिए होते, जो विजिबली, जो जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोग जानते हैं, 1 करोड़ 30 लाख लोग विटनेस है कि फलां आदमी है जिसने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके करोड़ों का बंगला बनाया, अगर आप उसको छेड़ लेते, शायद इस तरह के गरीब खुद ब खुद छोड़ के निकल जाते। आपको इनको डोज़र चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाइंसाफ़ी तब दिखती है कि जब आप बड़े लोगों को टच नहीं करते हो और छोटे गरीब, जो इसकी बेचारी की आवाज़ उतनी लंबी नहीं होती, और उसको आप ये करते हो। उस चीज़ को हमने उस वक्त भी कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। अगर किसी तरह से भी उनके टाइम में ओवरसाइट होकर ये हुआ, तो वो रूलर है, वो सरकार है, वो इस चीज़ को अंडू कर सकता है, वो इंसाफ दे सकता है, इंसाफ के रास्ते से आ जाए। नहीं तो ये डिमांड चलती रहेगी तब तक। अगर आपने
एक रूपनगर के परिवार को गिरा दिया। अब जम्मू कश्मीर नहीं बैठेगा जब तक बड़े बड़े लोगों के भी घर नहीं गिराए जाएंगे, तब तक ये अंदर से ये शांत मामला नहीं होगा। तो सर उन लोगों के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे जो 127 परिवार जिन्होंने 10-10 लाख रुपया आज से 7 साल पहले जो है अपना लगाया था कि हम यहाँ पे मकान बनाएंगे? उनके खिलाफ नहीं है, वो तो अपनी जगह दुरुस्त है। वही मैंने कहा, उनको ये जेडीए को देखना चाहिए। हमने तो जेडीए एक एजेंसी पर, एक सरकारी डिपार्टमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी उन्होंने जब मैपिंग अपनी ले ली, सही गलत, वो मैंने उसके एक आदमी का इंटरव्यू भी सुना। उसको तो जो मैपिंग दी गई उसने मैपिंग के हिसाब पैसे भर लिए। फिर जब उसने पोजीशन के लिए गया, पोजीशन तो जेडीए आज तक नहीं दिला पाए। क्यों नहीं दिला पाए? क्योंकि कोर्ट मामला था। तो अब वो चीज़ भी सरकार को देखना है, वो भी हमारे लोग हैं। उनका जायज़ जो इन्वेस्टमेंट गई है उसको कंपनसेट करना, उसको विद इंटरेस्ट वापस देना, अगर इधर कोई फैसला करना है। या फिर आप इन एसटीज़ को कोई और रिहैबिलिटेट करके देना चाहते हो, करो, सो दैट जेडीए अपनी ज़मीन अपने लोगों को दे सके। मगर सरकार को इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि बस सुनी सुनाई में निकाल लें। मीर साहब, जिस तरह से आपने कुछ नाम लिए, उन नामों में भाजपा के जो नाम लिए आपने, कविंदर गुप्ता जी पे का भी नाम आता रहता है। तो उन्होंने कहा, अपना बयान उन्होंने दिया कि अगर मेरा नाम वहाँ पे निकलता है या मेरे नाम पे ज़मीन निकलती है, उसको गौशाला को दे दिया जाए। तो अगर उनके नाम पे वो ज़मीन निकलती है, गौशाला में दे दें तो वो ठीक हो जाएगा सर? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप ले रहे हो नाम। मैंने कहा सरकारी रिकॉर्ड में आज भी देख ले। अभी मेरे सीनियर साथी भगत साहब ने कहा आपको कि भाजपा ने क्यों डी दिया पिछली असेंबली में। कहा कि ज़रा उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने गलत तरीके से नाजायज़ कब्जे किए हैं सरकारी फॉरेस्ट लैंड और इसमें। और वहाँ जब लिस्ट आया तो पहला दर्जन भाजपा के लोगों का आया। बिल्कुल। और नतीजे ये हुआ कि उस क्वेश्चन पर फिर डिबेट ही नहीं हुआ। क्वेश्चन देने वाला भी भाग गया और जवाब देने वाले भी भाग गए। तो ये पर्दापूशी क्यों? अगर ट्रांसपेरेंसी दिखानी है तो ट्रांसपेरेंसी टॉप टू बॉटम करो ना। कोई भी हो, मेरी पार्टी का कोई हो, मैं तो ओपनली आपको ऑफर दे रहा हूँ। अगर मेरी पार्टी का कोई आदमी आ रहा है किसी कब्जे में, अगर आप उसको पॉलिटिकल विचार ना करते हो, मतलब ज़बरदस्ती घसीट को, आप उसका असेसमेंट करो, स्क्रीनिंग करो। जो आता है, जिस पार्टी का आता है, पहले बड़े लोग जो है वहाँ ज़रा डोजर शुरू करो। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, जम्मू कश्मीर अप्रिशिएट करेगा। नहीं, ये जो कविंदर गुप्ता जी का बयान आया है, जो गौशाला को वो ज़मीन दान करने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? मुझे पता ही नहीं पहले उसका है या नहीं है। तो मैंने कहा ये सरकार को चाहिए। मैंने तो नाम नहीं लिया किसी का। मैंने कहा जिनका है वो मेरे हैं या उनके हैं या किसी के हैं, ये सरकार की ड्यूटी बनती है। उनको लिस्ट करो और उसको नंगा करो, पब्लिक करो। उसमें अगर वो नाम भी है जो आप कह रहे हो तो अच्छी बात है कि अगर उसने पहले हड़पा है बाद में गौशाले के लिए दे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मीर साहब, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा सियासत हो रही है। रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दी जा रही है और फॉरेस्ट राइट एक्ट देने की बात की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा सियासत हो रही है, हर पार्टी उसमें पीछे नहीं है। तो कैसे देखते हैं इसको? अगर हम भाजपा रूलिंग पार्टी की बात करेंगे, आए दिन हम देखते हैं इविक्शन ड्राइव्स होती हैं। रूपनगर में ये जो जेडीए की तरफ से डेमोलिशन ड्राइव चलाई जाती है, कैसे देखते हैं? क्या ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ को उनका हक मिल रहा है? देखो, कोई नई चीज़ तो भाजपा दे नहीं रही है। मैंने स्टार्ट में कहा आपको, जो पसमानदा लोग थे, जो इस तरह के पहाड़ों पर बसर करने वाली ज़िंदगी गुजारते थे, तो उनके लिए अगर सबसे बड़ा कदम उठाया वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया, इंदिरा गांधी जी ने उठाया जब उनको एसटी डिक्लेयर किया जी। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा बहुत उनको उसका बेनिफिट उस एसटी बनने का हुआ है। ये जो आज खोखले नारे दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि एंटी एसटी जम्मू कश्मीर के लोगों को बना रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। क्या हम इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी दे रहे हैं? जैसे जम्मू कश्मीर के लोग समझ रहे हैं कि सारे फॉरेस्ट इनके हवाले कर दिया। और किया क्या उसका अमलन आपको रूपनगर का मिसाल है जी। एक गरीब परिवार को गिराना, क्या यही उनकी पॉलिसी है? तो फिर अपने आप लोग समझ रहे हैं कि ये खोखला है। रही पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है, 90 सीटों का हाउस आगे चुनाव में जा रहा है। आप आने दीजिए डिलिमिटेशन, मैं आपको दिखाऊंगा कि एसटीज़ को, इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों को कम से कम 25-30 सीटों पर खुद नुमाइंदगी मिल सकती थी, जहाँ जहाँ इनकी आबादी बनेगी, मेजॉरिटी बनेगी। मैं तो कहता हूँ उस 25-30 को लिमिट करके 9 करके उनको नुकसान कर दिया।
ये कोई फ़ायदा नहीं दिया उनको। इससे रिजर्वेशन से पहले भी जम्मू कश्मीर में कम से कम 17-18 सीटों पर एसटी लोग लड़ पाते थे, कभी जीतते थे कभी हारते थे, मगर हक रखते थे लड़ने का। अब ये 9 देकर तो उनका दायरा छोटा कर दिया ना, तो उसमें जो समझदार उस बरादरी में लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये रिजर्वेशन के नाम पर हमारा दायरा छोटा कर दिया गया, जबकि दायरा उनका उससे भी बड़ा है। तो मैं मानता हूँ कि वो भी उसमें अब पढ़े लिखे लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने की तरह हमारे बाप दादाओं की तरह अनपढ़ थे। आजकल एसटी कम्युनिटी में भी अच्छे स्कॉलर्स हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ को नज़दीकी से देख रहे हैं। चुनाव नज़दीक आने दीजिए, सारे पार्टियों का मौक़िफ़ क्लियर होने दीजिए, एसटीज़ बहुत बढ़िया फ़ैसला देंगे जो जम्मू कश्मीर के हित के लिए होगा। मीर साहब, आखिर में एक सवाल और रहेगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जल्दी जो हैं वो होने के चांसेस हैं, जिस तरह से अमित शाह जी का भी एक बयान आया था कि इलेक्शन जल्दी होंगे। जम्मू कश्मीर के हालात देख के आपको लगता है कि भाजपा जल्द ही इलेक्शन करवाएगी? भाजपा खुद ही नहीं चुनाव कराना चाहती है। जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव के लिए इतना कभी भी अपने आप तैयार नहीं होते थे जितने पिछले 2 साल से। आम लोग चाहते हैं कि चुनाव हो, एक पॉपुलर सरकार हो, किसकी बने किसकी नहीं बने वो आगे किस्मत की बात। मगर ये भाजपा है जो चुनाव से भाग रही है। ये डिलिमिटेशन कमीशन के छतरी के नीचे अपने आप को दबा के बैठे, और अभी तो वो डिलिमिटेशन कमीशन को और एक्सटेंशन देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जब डिलिमिटेशन कमीशन ही एक्सटेंड फिर कर रहे हो 6 महीने के लिए, तो उसका मतलब 2022 में कम से कम चुनाव नहीं होगा। अमित शाह में दम होता, इन वेग स्टेटमेंट्स को जम्मू कश्मीर अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उसमें दम है, इतना कह दे कि 15 मार्च तक डिलिमिटेशन क्लियर होगा, 15 मई तक जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, डेडलाइन दे। होम मिनिस्टर, बहुत मोटा होम मिनिस्टर अपने आप को कहता है। अब लोग शेड्यूल मांग रहे हैं, उसके वेग स्टेटमेंट नहीं कि अनकरीब डिलिमिटेशन होगा, अनकरीब चुनाव होगा, अनकरीब स्टेट होगा। इसका आप कोई खरीदार नहीं मिलेगा। थैंक यू। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ जी मीर साहब, प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फाज़ा मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।